नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग के फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आज का बिहार का मध्यकालीन इतिहास का क्लास नंबर 8, यानी कि सबसे तेजी रिवीजन के साथ साथ हम लोग को पढ़ना है वन लाइनर स्टेप बाय स्टेप प्रश्न। तो टारगेट हम लोग का यही है मेरे विद्यार्थियों कि आपका 67वां बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे होंगे, या बिहार पुलिस या बिहार अग्निशामक या बिहार दौरा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उठ सकता है। अगर पीडीएफ इसका पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सारा वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर, चलते हैं कि आज की में है हमारे जो है क्लास नंबर 8 में बिहार का मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ने का है, उसके अनुसार चलेंगे। तो देखिए, हम लोग के पढ़ना है बिहार के मध्यकालीन इतिहास में। सबसे प्रश्न पहले बात करते हैं शिशुनाग वंश के, जो उस समय मध्यकालीन इतिहास में बिहार में शिशुनाग वंश बहुत प्रचलित थे। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा प्रश्न देखने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शिशुनाग वंश की बात करेंगे। सबसे पहले कि क्या है शिशुनाग के वंश के बारे में जानेंगे कि बिहार में इनका क्या स्थान था, क्या कैसे रहते थे। तो शिशुनाग वंश जो है आपको 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? अगर एग्जाम में पूछता है कि शिशुनाग वंश ने गद्दी पर कब बैठे थे, तो 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। और महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वैश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। आपको पूछेगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि शिशुनाग वंश के जो है पुत्र किसका पुत्र था। तो आपको लिच्छवी राजा के वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुए थे, ये पुत्र हुए थे। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। क्या कहता था? तो जो पुराणों के अनुसार कहता है कि शिशुनाग वंश जो थे वो क्षत्रिय थे, और इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वत राजा अवंती को मिला दिया था। सीधा है मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गए थे, और वत्स को मगध में मिला दिया था। किसे मिला दिया था? वत्स को मगध में मिला दिया था। किसने मिलाया था? तो शिशुनाग वंश ने मिला दिया था। वत्स और अवंती के मगध में विलय से आपको पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खोल दिया गया था। क्या कहता था? तो रास्ता खोल दिया गया था। और शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से अपना मालवा तक भूभाग पर अधिकार कर लिया था। आपको आगे देखना दिया गया है कि शिशुनाग एक जो है शक्तिशाली शासक था, जिसने गिरिब्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बना लिया था। यानी कि शिशुनाग ने बस जो थे वो जो है गिरिब्रज की भी राजधानी बनाए थे, उसके बाद क्या उसके अलावा वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था। और 394 ईस्वा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? तो आपको नागवंश की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं कालाशोक। क्या आते हैं? तो शिशुनाग वंश के बाद आते हैं कालाशोक। तो कालाशोक के बारे में कहा गया है कि यह जो है शिशुनाग वंश का पुत्र था। क्या था? तो कालाशोक था जो है शिशुनाग वंश के पुत्र था। और जो शिशुनाग वंश के जो है मृत्यु के बाद 394 जब इनका मृत्यु हो गया, उसके बाद जो है मगध का शासक बना था। कौन बना था? तो कालाशोक ने बने थे। और महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में इसे जो है काकवर्ग भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में भी पूछ सकता है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि पुराणों में कालाशोक को क्या कहता था, तो जो है काकवर्ग कहा जाता था, और महावंश में इसे कालाशोक कहा जाता था। और आगे देखेंगे यहाँ पर जो है कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ किया था? इसके पहले जो किए थे वो जो किए थे राजधानी आपको बताए थे गिरिब्रज को जो है गिरिब्रज और वैशाली कर दिए थे। लेकिन कालाशोक ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था, और इसने 27 वर्ष तक जो है शासन किया था। कितने वर्ष तक? तो आपको पूछेगा एग्जाम में ये भी कि कालाशोक जो है कितने वर्ष तक जो है शासन किया था। तो वो जो है 27 वर्ष तक शासन किया था। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ था। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। फिर आयोजन कब हुआ था? 344 ईसा पूर्व में आयोजन हुआ था। और शिशुनाग वंश का अंत हो गया, और उसे नंद वंश का उदय हो गया था। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद कौन आया था? नंद वंश आया था। उसके बाद आया था तो नंद वंश आया था। आपको क्रम बाय क्रम याद करना है कि आपको जो है याद करना यही दोस्तों कि आपको बात करते हैं कि शिशुनाग वंश के बाद कौन आया था? कालाशोक आया। कालाशोक के बाद आपको कौन आया था? नंद वंश आया है। तो नंद वंश के बारे में देखेंगे, दिया गया है नंद वंश के कि 244 ईसा पूर्व में जो है महापद्नंद नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना किया था। किसने किया था? नंद वंश की स्थापना किसने किया था? तो महापद्मनंद नामक व्यक्ति थे, वो जो है नंद वंश की स्थापना किए थे। वो कब किए थे? तो 244 ईसा पूर्व में इसने किए थे। आगे देखना पुराने आगे दिया गया है कि पुराणों में इसे महापद तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। यह नई जाति का होता था। क्या होता है? ये नई जाति का था। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित कर
चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासन बनाया था और नंद वंश के समय मगध राजनैतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धिशाली साम्राज्य बन गया था। क्या बना था? तो पुराणों में फिर से देखना है, पुराणों में इसे महापद तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया था। लेकिन यह जो है यह नई जाति का था और चाणक्य ने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित कर दिया था। किसी का था? तो चाणक्य जो थे वो जो है अपना कूटनीति अपनाए थे और उसे जो घनानंद को पराजित कर दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बना दिया गया था। और उसके बाद जो है नंद वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत जो है समृद्धिशाली जो है साम्राज्य बन गए थे। उसके बाद कौन आते हैं? तो उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना होता है। किसके बाद होता है? तो मौर्य वंश की स्थापना होता है, जो कि मौर्य वंश के बारे में हम लोग के पढ़ना है। मौर्य वंश के बारे में देखेंगे 322 ईस्वी में ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या पर जो है मौर्य वंश की नींव डाली थी। अक्सर यह में पूछ सकता है कि जो है मौर्य वंश के गुरु कौन थे? तो मौर्य वंश के जो है गुरु थे वो क्या कौन थे? तो चाणक्य थे। और मौर्य वंश के जो है गुरु चाणक्य थे और चाणक्य के ही अपने सहायता से वो जो है घनानंद को हराकर अपने मौर्य वंश की नींव डाल दी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचार व घृणित शासन से मुक्ति दिलाई और देश को एकता से सूत्र बांधा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य जो है गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहायता किया था। अगर एग्जाम में भी पूछता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे, जो कि चाणक्य द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। और विष्णुगुप्त व कौटिल्य उन्हें अन्य नाम है। अक्सर एग्जाम में भी पूछ सकता है कि चाणक्य का और दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य का और दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी कहते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। आर्यों के आगमन के बाद यह प्रथम स्थापित साम्राज्य बना दिया गया था। उसके बाद आए थे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। तो इसका शासन था 322 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक इनके जो है शासन किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के संबंध में विवाद था और ब्राह्मण बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में परस्पर विरोधी विवरण मिलता था। जिस समय चंद्रगुप्त राजा जो है बना था, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब थी। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा बना था, उस समय भारत की राजनीति जो था वो जो बहुत ही खराब चल रही थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया था। जो कि सिकंदर बाहरी व्यक्ति थे, वो जो भारत में आकर वह घुसपैठ के काम करते थे और भारत को अपने देश में मिलाना चाहते थे और भारत को हराना चाहते थे। लेकिन एक जो है क्या कहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक जो है सबसे बड़ा जो है सेना तैयार किया और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध किया। और 317 ईसा पूर्व में उसने जो है संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों में अधिकार कर लिया था और सिकंदर के साथ ये युद्ध जीत गया था। तब कब जीता था? तो 317 ईसा पूर्व में जीता था और जो है सिंध और पंजाब को प्रदेशों को अधिकार कर लिया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एकत्र शासन कर लिया था। और पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने घनानंद का नाश करते हुए मगध पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद आक्रमण करने के बाद उसने जो है आक्रमण कर दिया था और युद्ध में घनानंद मारा गया और चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य का मगध का शासन बन गया था। और सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस ने उसकी उत्तराधिकारी बना दिया गया था। किससे बना था? तो सिकंदर की मृत्यु जब हुआ था उसके बाद जो सेल्यूकस का उसका जो है उत्तराधिकारी बना दिया था और वह सिकंदर द्वारा जीते हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व में उसने जो है भारत पर जो है पुनः चढ़ाई की और चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था। कैसे था? तो सेल्यूकस निकेटर ने इसे जो है पराजित कर दिया था। और उसके बाद जो है एरिना जिसको बोलते हैं हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, पेनिसिडाई जिसको बोलते हैं काबुल के जो है भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की और अपने पुत्र हेलेन के दिया अपने मेगास्थनी को राजदूत बना दिया था। और उसके बाद जो है रूप में राजदरबार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आगे देखेंगे उसके बाद आए थे कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसार। तो बिंदुसार के शासनकाल की बात करते हैं तो इनका जो है 292 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार के शासनकाल रहा था। और यह चंद्रगुप्त का जो है पुत्र था। क्या था? तो चंद्रगुप्त का पुत्र जो था कौन था? बिंदुसार था। और उसका उत्तराधिकारी था जिसे वायु पुराण में जो है मदसार जिसे हम जो है जैन साहित्य में सिंहसेन के भी नाम से जाने जाते हैं। और बिंदुसार के बारे में पूछता है कि पुराणों में क्या कहता है? तो पुराणों में मदसार कहता है और दोस्तों यहाँ पर जैन साहित्य में क्या कहता था? जैन साहित्य में सिंहसेन के नाम से जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? बिंदुसार जाने जाते थे। और यूनानी लेखक इन्हें जो है
यूनानी लेखक इन्हें जो है अभी लोटचंग संग कहा गया था और ये जो है 297 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था और जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो हमें उम्मीद होगा कि आज के बारे में हम बिंदुसार के बारे में पढ़ें, उसके बाद हम देखे थे आपको जो है क्या उसको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद हम पढ़े नंद वंश के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद जो है सेकेंड नंबर में कालाशोक के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद हम पढ़े क्या से पढ़े हैं तो शिशुनाग वंश के बारे में पढ़े हैं। तो सारा का सारा हम जो का पढ़े हैं इसमें जो है हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास, जो कि बिहार का मध्यकालीन इतिहास था। इसके बारे में और वीडियो है, हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे, आर्ट क्लास नंबर 9 में लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो हमें उम्मीद होगा कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। हम स्टेप बाय स्टेप प्रश्न लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो हमें उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे इतना मेहनत करते हैं हम तो आपके लिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 2 सेकंड टाइम निकालिए और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मेरे साथियों जय हिंद जय भारत।